बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार के थानों में व्याप्त रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब बिहार पुलिस की अपराध के मामले में दोष से सिद्ध दर सबसे अधिक कम है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा है कि सत्ता संरक्षण में हुए नौबतपुर हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से मिलने की अखिल भारतीय यानी कि एम्स पटना पहुंचे, जब पार्टी की तरफ से पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने एक आरोप लगाते हुए कहा कि बेसुध भ्रष्ट सरकार से अपराधियों को सजा दिलाने की अपेक्षा करना ही अब बेकार है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार पुलिस की अपराध के मामले में दोष सिद्धि दर सबसे कम है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधीन बिहार पुलिस अपराधी की बजाय उनकी क्रय शक्ति को अधिक तवज्जो देती है। दोस्तों बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जब पार्टी की ओर से प्लान रोको नौकरी 2 यात्रा की शुरुआत हो गई है। जब इस यात्रा का नेतृत्व युवा कांग्रेस और फिर NSUI कर रही है, जिसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण के भीतर हवा गांधी आश्रम से हुई है। जब इसका ऐलान कांग्रेस नेता और फिर NSUI प्रभारी कन्हैया कुमार पहले ही कर चुके थे। जब इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू भी अलग अलग जिलों में भ्रमण करके पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। जब कांग्रेस की ये यात्रा चंपारण से शुरू होकर के कई जिलों से गुजरते हुए राजधानी पटना पहुंचेगी, जहां पर ये यात्रा खत्म होगी। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कई महीने बचे हैं, लेकिन राजनीति का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर हमला और फिर खींचतान की होड़ लगी हुई है। जब बीजेपी अपने सहयोगी दलों को एकजुट करके महागठबंधन को पटखनी देने में लगी हुई है, तो फिर विपक्षी दल भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी, RSS प्रमुख मोहन भागवत और फिर धार्मिक कथावाचक बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी बुला ले, पर बिहार की जनता उन्हें सबक सिखा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अकेले सबकी हालात खराब करके रखा है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के दावा किया है कि बीजेपी के पास कोई भी चेहरा नहीं है। जब उनके पास हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कोई भी मुद्दा नहीं है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। जनता नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है। मुझे अपनी जनता मालिक पर पूरा भरोसा है। इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी चाहे तो अपनी A टीम, B टीम, C टीम, D टीम, E टीम, A to Z टीम को ठेल करके बिहार भेज दें। चाहे तो ट्रंप और फिर पुतिन सबको बुला लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। दोस्तों शराबबंदी का दावा करने वाले बिहार में होली की रात एक बार फिर से शराबियों ने कहर बरपाया है। जमुई के सदर अस्पताल में शनिवार मध्यरात्रि 12 बजे शराब के नशे में चूर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने जमकर के उत्पात मचाया। इन शराबियों ने काउंटर का शीशा तोड़ा, सामानों को नुकसान पहुंचाया और फिर इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मनीष कुमार और फिर अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौज और बदतमीजी की। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। मरीज और फिर कर्मचारी दहशत में आ गए हैं। जब बताया जा रहा है कि टाउन थाना क्षेत्र के हरला गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। जब इस झगड़े में घायल प्रदीप पासवान को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। हालात गंभीर होने पर डॉक्टर मनीष ने उसे पटना रेफर कर दिया और 102 एम्बुलेंस को सूचित किया। लेकिन नशे में धुत युवकों ने दावा किया है कि उन्होंने खुद 102 पर फोन किया था, जो सच नहीं था। जब एम्बुलेंस आने के बाद भी ये लोग शांत नहीं हुए और फिर अस्पताल में जम करके तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों अगर आप मेडिकल क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं और फिर अपनी और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो फिर ये मौका आपके लिए बेहद खास है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि BTSC ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती MBBS और फिर संबंधित क्षेत्र में PG डिग्री या डिप्लोमा धारकों के लिए शानदार अवसर लेकर के आई है। BTSC में 10,000 से अधिक पदों पर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और फिर टेक्नीशियन की भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। जहां उनके साथ ही संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG डिग्री या फिर डिप्लोमा और फिर 12 महीने की इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी अनिवार्य है। दोस्तों आरजेडी के सामने एनडीए की चुनौती है, जिसमें
पिछले विधानसभा चुनाव में दरार देखी गई थी। इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव है, जब बिहार की राजनीति सीधे केंद्र और फिर राजनीति पर असर डाल सकती है। जब बिहार की राजनीति कब और फिर किस तरह से करवट लेगी कहना मुश्किल होता है। इस बार बिहार का चुनाव एक बार फिर से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। बीजेपी ने फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू के नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया है। वहीं पर तेजस्वी यादव उनके विरोधी दल के नेता के रूप में मुखर रहेंगे, जहां उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सामने एनडीए को टक्कर देने की चुनौती है। यह एनडीए में साल 2020 के पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के तौर पर दरार देखी गई थी और इसका फायदा आरजेडी ने उठाया था। वहीं पर बिहार की राजनीति की दिशा चुनावी साल में क्या होगा? क्या नीतीश कुमार के पास ही अब भी राज्य में जीत की चाबी है? ये सवाल है। वहीं पर क्या बीजेपी अकेले दम पर बिहार में निर्णायक बढ़त हासिल करने की ताकत बना पाई है? ये सवाल है। वहीं पर क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाएगी? ये भी सवाल है। दोस्तों, बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी दलों के लिए हर एक मुद्दा एक हथियार की तरह निकल करके सामने आ रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव के हाथ एक और मुद्दा हाथ लग गया है। जब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में पुलिस पर हो रहे हमले और फिर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। जब 2 दिन पहले अररिया और फिर मुंगेर से भीड़ के हमले में 2 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबरें सामने आई। इस पर बिहार सरकार की किरकिरी भी हुई है, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। आज भागलपुर में भी ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसे लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार को खरी खोटी सुनाई है। जब वहीं पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक्स पर भागलपुर की घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बीते दिनों में कई जान गई है, मुख्यमंत्री अचेत है, उनसे गृह विभाग भी नहीं संभल रहा है, सालों से इनकी सरकार है, अब इस ध्वस्त कानून व्यवस्था का दोष किसे देंगे? वहीं पर नीतीश कुमार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी और फिर अधिकारियों की ही जान गई है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने की संभावना बन रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलें अब और तेज हो गई है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने उनके समर्थन में पोस्टर लगा करके ये संकेत दिया है कि वे जल्द ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब नीतीश कुमार की मंजूरी से हो रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर जेडीयू के लिए निशांत कुमार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी? ये सवाल है। वहीं पर होली के मौके पर आयोजित सार्वजनिक होली मिलन समारोह में पहली बार निशांत कुमार की उपस्थिति ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि निशांत कुमार ने राजनीति में आने का निर्णय ले लिया है। जब वहीं पर हालांकि इसका कोई भी औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा गया, उससे यह स्पष्ट लग रहा है कि उनकी राजनीति में आने की संभावना काफी प्रबल है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अगर राजनीति में आ जाते हैं तो कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के लिए ये खतरे की घंटी है। जी, आपको बता दें कि पटना में जेडीयू कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में के मुख्य द्वार पर लगे पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संकेत देता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग और फिर जनता की अपेक्षाओं को देखते हुए निशांत कुमार ने राजनीति में आने का मन बना लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी के लिए बिना हो सकता है? दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में कहा कि वे धर्म और फिर जाति की बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं करते। आपको दरअसल बात यह है कि नितिन गडकरी ने मुसलमानों को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिनके बाद लोग उनकी बीजेपी वाले छवि को अलग तौर पर देख रही है, क्योंकि बीजेपी की छवि जिस तरह से है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के प्रति नितिन गडकरी में वो चीज़ नहीं दिख रहा है। जब नितिन गडकरी बिल्कुल सभी धर्म सद्भाव के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि उनका मानना है कि लोग समाज सेवा को सबसे ऊपर रखते हैं। जी हाँ, नितिन गडकरी ने पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान कही हुई अपनी ये बात ये याद करते हुए कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि चाहे चुनाव हार जाऊं या फिर मंत्री पद चला जाए, वे अपने इस सिद्धांत पर अटल रहेंगे। नितिन गडकरी ने एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में ये बातें कही है। नितिन गडकरी ने आगे कहा है कि हम कभी भी जाति या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। मैं राजनीति में हूँ और फिर यहाँ पर कई तरीके की बातें होती है, लेकिन मैंने अपने तरीके से काम करने का निर्णय लिया। मुझे इस बात की चिंता है कि कौन मुझे वोट करेगा। उन्होंने आगे कहा है कि मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
था, लेकिन मैंने जीवन में इसी सिद्धांत पर चलने का फैसला किया है, जब चुनाव हारने या फिर मंत्री पद ना मिलने में मर थोड़ी ना जाऊंगा। वहीं पर नितिन गडकरी ने आगे बताया है कि कैसे उन्होंने एमएलसी रहते हुए एक इंजीनियरिंग कॉलेज की अनुमति अंजुमन इस्लामिया संस्थान नागपुर को ट्रांसफर कर दी थी, जब उनको लगा कि इन्हें इसकी अधिक ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय से ज़्यादा इंजीनियर, आईपीएस और फिर आईएएस अफसर बनेंगे तो सबका विकास होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा है कि आज अंजुमन इस्लाम के बैनर तले हजारों छात्र इंजीनियर बन चुके हैं। या अगर उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो फिर कुछ नहीं हो पाता। या शिक्षा की यही ताकत है, ये जीवन और फिर समुदाय को बदल सकती है। दोस्तों, बिहार राज्य ने अपने ग्रामीण न्याय प्रणाली को सशक्त और फिर प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जब बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि अब ग्राम कचहरियों में प्रत्येक मंगलवार और फिर शुक्रवार को सुनवाई होगी, जिससे ग्रामीणों को अपने मुकदमों का निपटारा जल्द ही मिल सके। ये कदम खास तौर पर उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर न्यायपालिका के अधीन काम करने वाले न्यायिक संस्थान अक्सर दूर होते हैं और फिर ग्रामीणों के लिए न्याय प्राप्ति में दिक्कतें आती है। जब भारत में न्याय व्यवस्था को सरल और फिर सुलभ बनाने के लिए विभिन्न संशोधन और फिर सुधार किए गए हैं। 2023 में लागू की गई नई भारतीय न्याय संहिता के तहत बिहार की ग्राम कचहरियों को 40 धाराओं के तहत सुनवाई का अधिकार दिया गया है। इसमें प्रमुख अपराधों से लेकर के सामुदायिक विवादों तक की सुनवाई की जा सकेगी। जब भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की पुरानी धाराओं को बदल करके अब नई धाराएं तैयार की गई है, जिनके तहत ग्राम कचहरियों में मुकदमे की सुनवाई की जाएगी। अब तक ग्राम कचहरियों के सरपंच और फिर पंचों को यह अधिकार नहीं था कि वे भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमों की सुनवाई करें, लेकिन अब इन्हें ये न्याय दायित्व सौंपा गया है। पंचायती राज विभाग ने जिलाधिकारी और फिर जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे सरपंच और फिर पंचों को नई संहिता के तहत जानकारी और फिर प्रशिक्षण दें। इसके बावजूद भी अभी तक कई ग्राम कचहरी में सरपंच और फिर पंच भारतीय न्याय संहिता से पूरी तरीके से अवगत नहीं है, जिससे ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दोस्तों, रमजान के पवित्र महीने और फिर आगामी त्यौहार ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज और भारतीय संवत नव वर्ष के उपलक्ष्य में बीजेपी ने सौगात ए मोदी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से बीजेपी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी। साथ ही साथ बीजेपी ने देश भर में ईद मिलन समारोह के आयोजन करने की भी योजना बनाई है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि बीजेपी ने 32 लाख जरूरतमंदों को तक पहुंचने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी जिला स्तर पर देश भर में ईद मिलन समारोह का आयोजन करेगा। इस मुद्दे पर एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मोर्चे के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क करके 32 लाख जरूरतमंदों को सौगात मोदी किट के माध्यम से उपहार स्वरूप जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें रमजान के महीने में मिस्कीन, कमजोर, पड़ोसी और फिर गरीब रिश्तेदारों की दिल खोल करके मदद करनी चाहिए। इसलिए बीजेपी ने ये कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। वहीं पर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए 32,000 पदाधिकारी इस काम में जुटेंगे, जब प्रत्येक पदाधिकारी एक मस्जिद कमेटी के सहयोग से 100 जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित करके उन तमाम सौगात मोदी किट उपहार स्वरूप पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों, बिहार के सासाराम में जन्मे और फिर नजीबाबाद के गलियों में पले बड़े कसीम हैदर ने वो कर दिखाया है जिसे करने का सपना तमाम लोगों का होता है। अपनी मेहनत और फिर लगन से कसीम हैदर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। जब बिहार के इस छोटे शहर से आकर के इंडस्ट्री में अपना कदम जमाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कसीम ने अपनी कड़ी मेहनत से ये सब करके दिखाया है। जब कसीम की शुरुआती पढ़ाई रोहतास में हुई है, हालांकि 8वीं के बाद वे अपनी मां के घर नजीमाबाद बिजनौर आ गए। या धार्मिक कार्यक्रमों में निजामात यानी कि एंकरिंग करते करते उन्हें मंच से लगाव होना शुरू हो गया। एक दिन ऐसा आया जब एक मशहूर शायर ने उनसे कहा कि आप भी कभी कुछ सुनाओ। जब उस वक्त कसीम के पास शब्द तो नहीं थे, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन पर गहरा असर पड़ा और फिर वे लेखक बनने की ओर ध्यान देने लगे। उन्होंने उस दिन ठान लिया था कि वे एक दिन मंच पर अपना लिखा हुआ कुछ जरूर सुनाएंगे। वहीं पर कसीम भी एक्टर और फिर राइटर बनने का सपना लेकर के मुंबई आ गए थे। लेकिन जब वो ऑडिशन के लिए जाते
तो फिर उनसे पैसे मांग लिए जाते थे। या कई लोग तो उनकी पर्सनैलिटी पर कमेंट किया करते थे, जो गुजरते वक्त के साथ ही उन्होंने ऑडिशन देना ही छोड़ दिया। लेकिन रिएक्शन ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने घोस्ट राइटिंग शुरू की और फिर कई गाने लिखे जो कि दूसरे के नाम से रिलीज हुए, लेकिन उन्होंने आगे चल करके खुद अपने गानों में एक्टिंग करनी शुरू करने का फैसला किया। वहीं पर सिकंदर मिर्जा के टीवी शो हम हैं सिकंदर से कसीम ने एक्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पेज टू प्रोटेक्ट फिल्म में एक छोटा लेकिन अहम रोल निभाया। ये फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही है और फिर जल्द ही रिलीज होगी। दोस्तों, होली के अगले दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर दिखे। रविवार की सुबह उनका काफिला मुख्यमंत्री आवास से जैसे ही बाहर निकला तो सत्ता के गलियारों में हलचल शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होली के अगले दिन कई मंत्री और फिर वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर पहुंचे, उन्हें शुभकामनाएं दी। नीतीश कुमार के इस तरह नेता और फिर नौकरशाह के घर पहुंचने पर अब इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला एक अन्य मार्ग से सबसे पहले कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचा, जब वहां पर उन्होंने उनके परिवार को होली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वे प्रधान सचिव दीपक कुमार के घर पहुंचे। नीतीश कुमार ने वहां भी उनके परिवार के साथ भी त्यौहार की शुभकामनाएं शेयर की है। इसके बाद नीतीश कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेता और फिर पूर्व राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर पहुंचे। उन्होंने उनका हालचाल जाना और फिर उन्हें होली की बधाई दी। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू ने अपनी तैयारियों को तेज कर दी है। जब पार्टी ने चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर ली है और फिर हर जिले में मुद्दे पर फोकस करने की योजना बनाई है। जब पार्टी ने तय कर दिया है कि किन जिलों में किस मुद्दे को प्रमुखता दी जाएगी। इसके अलावा जेडीयू जिला प्रभारी किस तरह से प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएंगे, इस पर भी रणनीतिक रूप से काम करना शुरू कर चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को जनता के बीच प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक जिले में ये बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री ने किन योजनाओं की घोषणा की और फिर उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है। जेडीयू नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे विधानसभा चुनाव में जाकर के ये सुनिश्चित करें कि लोगों को इन योजनाओं की जानकारी मिले। या घोषणाओं को न केवल प्रचारित किया जाएगा बल्कि ये भी बताया जाएगा कि उन्हें कितनी जल्दी कैबिनेट से मंजूरी मिली। दोस्तों, बिहार के बेतिया के लोरिया विधानसभा के भाजपा विधायक विनय बिहारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक होली मिलन समारोह के दौरान कहते हैं कि वो एक विधायक नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर आदमी है। जी हाँ, उसको वो दूसरे लफ्ज में कहा। इसके साथ ही वह अन्य विधायकों को भी अपशब्द कहते हैं। ये बयान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में एक नई स्थिति को दर्शाता है। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि केडीबी लाइव नहीं करता है। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मंत्री और लोरिया से भाजपा विधायक विनय बिहारी ने कहा कि नीतीश राज में बिहार के विधायक ट्रांसजेंडर हो गए हैं, यानी कि हिज हो गए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भोजपुरी में एक दोहा सुनाते हुए उन्होंने कहा है कि पद पक्षी आ क्षेत्र पिंजरा हो गई, नीतीश जी के राज में विधायक लोग हिज हो गए। दोस्तों, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव होली के दिन वर्दी में सिपाही को नचाने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के लाडले को लगता है कि उनके माता पिता और फिर भाई ही राजकाज चलाने वाले हैं। अब वो ये मानसिकता छोड़ दें। जब जनता ने लालू परिवार को नकार दिया है। इससे पहले गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर एक एक्स पर तेज प्रताप यादव का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि ये रौब, ये धौंस, ये परिवारवाद का नशा, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो वर्दी को भी अपनी जागीर समझते हैं। यह है जंगल राज के उत्तराधिकारी, कानून जिनके दरवाजे पर लाचार। लालू का जंगल राज। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ए सिपाही दीपक, आज तुमको ठुमका लगाना होगा, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। जिसके बाद गाना बजने पर सिपाही नाचने लगता है और वे ठुमका लगाते हैं। दोस्तों, किशनगंज में हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। जहां हाथियों के झुंड लगातार खेतों को, घरों को बर्बाद कर रहे हैं, फसल को रौंद रहे हैं, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान हो रहा है। जहां किशनगंज में जंगली हाथियों के झुंड ने घुस करके जमकर के उत्पात मचाया है। जहां हाथियों के झुंड ने दर्जनों किसानों के फसल को तोड़ते हुए काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के इस उत्पात से इलाके में काफी दहशत है और लाखों की क्षति हुई है, जिससे किसान परेशान है। तो फिर इधर जंगली हाथियों के
डर से लोग रत जग्गा करके रात गुजारने को मजबूर है। जी हाँ, जानकारी के अनुसार जंगली हाथियों के झुंड नेपाल सीमा से 8 से 10 किलोमीटर अंदर के गांव में प्रवेश कर लिया है। दिगलबैंग प्रखंड क्षेत्र के पदमपुर, बारामसिया, इचामारी स्टेट, पदमपुर, तालवाड़ी सहित अन्य कई गाँव में रविवार सुबह करीब 4 बजे जंगली हाथियों के झुंड ने प्रवेश करते हुए किसानों के फसलों को तबाह व बर्बाद कर दिया है। लगभग 7 की संख्या में आए हाथियों के झुंड ने तबाही मचाई है। यह साथ ही साथ हाथियों ने गांव के किसानों के मक्का और फिर केला के फसल को भी अपने भारी भरकम पैरों से रौंदते हुए नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की लाखों की क्षति हुई है। जब पीड़ितों ने बताया है कि हाथियों के झुंड उनके खेतों में घुस करके मक्के और फिर केले की फसल को भारी क्षति पहुंचाया है। आपको बता दूं कि हर साल नेपाल से हाथी घुस करके काफी उत्पात मचाते हैं किशनगंज में, जहां पहले भी कई जगह जाने जा चुकी है, मगर प्रशासन के द्वारा हाथियों को भगाने के लिए अब तक कोई भी ठोस और मजबूत कदम नहीं उठाया गया है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले के एक गांव में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। आपको बता दो कि पुलिस की गश्ती टीम एक गांव में पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि वे एक झगड़े को सुलझाने के लिए वहां गए थे, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। जब कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए और फिर पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। मामला बच्चों के किसी विवाद से जुड़ा हुआ था। जब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ग्रामीणों ने दावा किया है कि बच्चे जब होली खेल रहे थे तब पुलिस ने उनको डंडे से मारा। यह घटना 15 मार्च की शाम तकरीबन 7 बजे की है। दोस्तों, बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक अहम खबर है कि 31 मार्च तक जमीन का लगान जमा नहीं करने पर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये जानकारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने दी है। जमींदार हस्तांतरण के बाद पहली बार इतनी सख्ती से लगान वसूली की जा रही है। यह तहसीलदार यानी कि सीओ और फिर कलेक्टर को इस मामले में कड़े निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी रैयतों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है और बताया गया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी जमीन का लगान नहीं भरा है उन्हें 31 मार्च तक लगान जमा कर देना होगा, या ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद ये पहला अवसर है जब लगान वसूली को लेकर के अधिकारियों को इतने सख्ती से निर्देश दिया गया है। इससे पहले कभी भी लगान वसूली में इतनी कड़ाई नहीं देखी गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर ऑनलाइन लगान जमा करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना होगा। तो आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। फिर आपको अपना जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनना होगा। इसके बाद आपको अपनी जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या और फिर अपना नाम डाल करके अपनी जमाबंदी ढूंढनी होगी। इसके बाद बकाया लगान की जानकारी दिखाई देगी। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी को सुरक्षित रख लें, क्योंकि ये आपके भुगतान का प्रमाण होगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में विपक्षी पार्टी राजद और फिर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। राजद पर फायर होते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि कुछ लोग बिहार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार बीमार हो गया था। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में बिहार विकास के रास्ते पर है। लालू प्रसाद यादव और फिर राजद नेताओं पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि आज बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यानी कि जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी का शासनकाल था, जिन्होंने बिहार को बीमार कर दिया था और विकास से काफी दूर रखा था, वैसे लोग यानी कि आरजेडी, कांग्रेस वाले लोग बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नित्यानंद राय ने आगे कहा है कि बिहार विकास के रास्ते पर है, जब केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं। जब बिहार के लोग जात पात से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति पर बात करते हैं, जब सभी अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, उन्हें पता है कि बच्चों का भविष्य बनाना है तो फिर उसके लिए विकास चाहिए, अवसर चाहिए और शांति चाहिए। ये सब एनडीए की सरकार में बिहार में मिल रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है और कांग्रेस ने बिहार नौकरी दो, पलायन रोको नाम से बड़ा अभियान शुरू किया है। ये अभियान बिहार यात्रा के स्वरूप में आगे बढ़ेगा और फिर बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए पटना में समाप्त होगा। रविवार को पश्चिमी चंपारण के भीतर हरवा गांधी आश्रम से शुरू होकर के ये यात्रा बनकट्टा पहुंची। जब यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और फिर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और फिर युवा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार मौके पर पहुंचे। इस दौरान
सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। इस दौरान कन्हैया कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार की जनता के मुद्दे को इस पूरी यात्रा में उठाया जाएगा। वहीं पर कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि जनता की आवाज़ कांग्रेस बनेगी और महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और फिर मजदूरों का पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि जनता के मुद्दों पर सरकार का दोबारा ध्यान खींचने के लिए ये यात्रा की जा रही है। जनता के बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं होती है और फिर यात्रा के जरिए जनता के मुद्दों पर जनता की आवाज़ बंद करके सरकार के सामने सवाल खड़ा करेंगे। दोस्तों, क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोज़ा ना रखने का मामला अभी शांत ही हुआ था कि एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद शमी की बेटी के होली खेलने को लेकर है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने इस पर नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार को अगर कोई मुसलमान अपनाता हो तो फिर ये गुनाह का काम है। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी पिछले कुछ समय से मोहम्मद शमी पर टिप्पणी करके सुर्खियों में बने हुए हैं। इससे पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान रमज़ान में शमी की रोज़ा न रखने पर उनकी आलोचना की थी। यहाँ तक कि मौलाना ने क्रिकेटर को गुनहगार तक कह दिया था। वहीं पर अब शमी की बेटी आयरा की होली खेलने पर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है। इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि वो सब बच्ची है, ना समझ है, नाबालिग है, उसको शरीयत के नियमों के बारे में पता नहीं है, तो फिर उस पर शरीयत कोई हुक्म नहीं देती। अगर वे बालिग हैं और वे शरीयत के मिजाज और हुक्म को जानती है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार को अगर कोई मुसलमान अपनाता है तो फिर ये नाजायज़ काम होगा। दोस्तों, होली के बाद बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। होली के दिन जहां पर बिहार के तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, वहीं पर अगले दिन सुबह से ही कई हिस्सों में बादल छाया रहा। सुबह में ठंडी हवाएं चली, तापमान में गिरावट दर्ज किया गया। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसी बीच पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि बिहार की 3 जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान बारिश में गर्जन होने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमालयी इलाकों में बर्फबारी और फिर मैदानी क्षेत्र में बारिश दर्ज की जा सकती है। इसका असर बिहार समेत कई राज्यों में देखने को मिलेगा। यह मौसम विभाग ने बताया है कि इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में बिहार के 3 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार मोतिहारी, बेतिया और फिर गोपालगंज में 16 और फिर 17 मार्च को तेज बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है। इसके चलते आसपास के जिलों में भी सुबह और फिर शाम के समय हल्की ठंडक का एहसास होगा। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बारिश की वजह से दिन के समय बादल का साया रहेगा और फिर ठंडी से हवा में ठंडक महसूस होगी। इस दौरान दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि रात के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज होने हो सकती है। साथ ही जिन 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है, वहां तापमान और गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बिहार में इसी साल के आखिरी में चुनाव है। इसको लेकर के सियासत तेज है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वे नीतीश सरकार से मुक्ति पाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों पर गंभीर नहीं है। जैसा तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में जीती हुई सीटों को हरवा दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि हम नीतीश कुमार के साथ इसलिए आए थे क्योंकि वे हमारे 10 लाख नौकरियां देने के एजेंडे को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि बिहार में भाजपा का कोई भी चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार समाजवादियों का प्रदेश है। हमने बड़े बड़े आंदोलन यहाँ देखे हैं। हम देश को जोड़ना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कोई भी मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार बैगैज है। उन्हें कभी हमने ढोया, कभी बीजेपी ने ढोया। उनको अब कोई भी सीएम पद पर देखना नहीं चाहता है। दोस्तों, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के पुलिसकर्मी को ठुमका लगाने वाला विवाद अब गर्माता दिख रहा है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के पुलिसकर्मियों को ठुमका लगाने को कहने और फिर नहीं करने पर सस्पेंड की धमकी देने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि अगर उनको ठुमका देखना है तो फिर वो कहीं और जाएं। पुलिस वालों से ठुमका लगाने की सोच रखना गलत है। इससे पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव डीआईजी से खैनी बनवाते थे। वहीं बिहार में
हाल ही में हुई पुलिसकर्मियों की जान जाने पर उन्होंने कहा ये बात सही है कि बिहार में दो ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन वहां पर अभी भी कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। नीतीश कुमार की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। दोस्तों, बिहार में 2 एएसआई की जान जाने को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है, जहां राजद ने कानून व्यवस्था को लेकर के नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में डबल इंजन की एनडीए सरकार ने गुंडा राज स्थापित कर दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि डबल इंजन की सरकार एनडीए सरकार ने बिहार में गुंडा राज स्थापित कर दिया है। बिहार में एनडीए की सरकार है, अपराधियों की बाहर है। अब जिनके ऊपर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही पुलिस वाले अब यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए जनता भगवान भरोसे हैं। यहाँ गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया है। जब बिहार में अराजकता की स्थिति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, उनसे बिहार सबल नहीं रहा है। जब इस सरकार से के विदाई में ही बिहार की भलाई है। जब बिहार की जनता अपराधियों के तांडव से कराह रही है, अब पुलिस वाले भी अपराधियों के तांडव का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, भोजपुरी अभिनेता यानी कि भोजपुरी के हीरो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जहां भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि वो इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट सीट से किस्मत आजमाएंगी। रोहतास जिले में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि देखिए, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है और पवन सिंह जी तो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। या मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम दोनों चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या दोनों पति पत्नी एक ही सीट से एक ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो ज्योति ने कहा है कि जी बिल्कुल, अगर हमें मौका मिलता है तो फिर ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। वहीं पर पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि रिश्ते में समय निकालना पड़ता है। जब मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगी, मैंने पहले भी किया है और आगे भी करूँगी। अगर वे विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो फिर मैं हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहूँगी। दोस्तों, बिहार में पुलिस पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अररिया, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर जैसी कई स्थानों से पुलिस पर हमले की सूचनाएं मिल रही है। इन घटनाओं को देखते हुए बिहार पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। होली के दिन समस्तीपुर में पुलिस पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने हनुमान नगर गाँव में छापेमारी करके 4 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम होली के दिन हनुमान नगर में एक दुकानदार के साथ उधारी को लेकर के विवाद हुआ। या इस सूचना पर रोसड़ा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया और फिर पथराव किया। हमले में कई पुरुष और फिर महिलाएं शामिल थे। वहीं पर घटना की जानकारी मिलते ही रोसड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनल कुमारी मौके पर पहुंची और फिर स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया और फिर अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य फरार आरोपियों की खोज के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दोस्तों, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 वर्षों की एनडीए सरकार में बिहार में सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित और फिर सत्ता प्रायोजित अपराध सब रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सत्ता, अपराधी और फिर पुलिस के गठजोड़ ने नागरिकों को जीना मुहाल करके कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी है। जब बिहार भगवान भरोसे चल रही है। वहीं पर सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट करते हुए कहा कि अपराधियों द्वारा पुलिस अधिकारियों की जान जा रही है या प्रतिमाह सैकड़ों जान ली जा रही है। मुख्यमंत्री विधि व्यवस्था को लेकर के बेसुध हैं। बिहार में सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। यह तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का एक ही फॉर्मूला है, सब कुछ जाए भाड़ में, सिर्फ कुर्सी की जुगाड़ में। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी हालात में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अब सीधे चुनाव होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा। बिहार की जनता भी अब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती है नीतीश कुमार को। वहीं पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक बैगेज बन चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि 20 साल तक कभी हमने संभाला, कभी बीजेपी ने, लेकिन अब कोई नहीं संभाल सकता। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार की जनता भी अब बदलाव चाहती है। तेजस्वी यादव ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब सरकार कुछ अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार की तिजोरी खाली हो रही है और सरकार सिर्फ दिखावे में लगी है। नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में शामिल होने की अटकलों पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतंत्र में किसी के आने पर रोक नहीं है, लेकिन असली सवाल ये है कि जनता किसे स्वीकार करेगी।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के सियासी हलचल तेज होती जा रही है। 9 साल बाद मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में जदयू के सभी बड़े नेता शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार जदयू के नेताओं से मिले और सार्वजनिक रूप से होली खेली। होली के अवसर पर आयोजित एक समारोह में निशांत ने पहली बार जदयू के नेताओं से मुलाकात की। इस समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया गया था, जो पिछले 9 वर्षों में पहली बार हुआ था। इस कार्यक्रम में जदयू के वरिष्ठ नेता शामिल हुए और निशांत ने उनके साथ होली खेली। इससे पहले पटना स्थित जदयू कार्यालय के बाहर कई पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें लिखा था कि बिहार की जनता करे पुकार, निशांत का राजनीति में है स्वागत। इन पोस्टरों ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को और तेज कर दिया है कि क्या निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले हैं। एक अन्य पोस्टर में उन्हें होली और फिर रमजान की शुभकामनाएं दी गई थी और पार्टी में शामिल होने की अपील की गई थी। हालांकि निशांत कुमार ने अभी तक सक्रिय राजनीति में आने के बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके पिता नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की उनकी इच्छा स्पष्ट है। उन्होंने पहले एनडीए से भी अपील की थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 12वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े और फिर आवेदन को पूरा कर सकते हैं। योग्यता के बारे में बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास, डिप्लोमा, बीएससी आदि पास होनी चाहिए। वहीं पर आयु सीमा के बारे में बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और जबकि अधिकतम आयु सीमा 37 साल होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो आपको बता दूं कि भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन टेस्ट के द्वारा होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं।